जेडीयू की सेहत तो ठीक नहीं है और इसकी वजह स्वयं नीतीश कुमार है। जेडीयू 2020 में कैसे 3 नंबर की पार्टी होगी और खंजर भोंका जाता रहा। नीतीश कुमार के साथ ऐसा एक वक्त लग रहा था कि आरसीपी सिंह ही आगे बढ़ सके। आज आरसीपी सिंह कहाँ है? प्रशांत किशोर को एक नए विजन के साथ नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। तो जेडीयू का अस्तित्व और वजूद खतरे में है। बिहार के लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी तलाशा नहीं जा सकता। सब हम ही न किए हैं जी, सब हम ही न किए हैं जी, सब हम ही न किए हैं जी। इंदिरा गांधी के बाद कौन? वाजपेयी के बाद कौन? कल यह भी सवाल उठेगा मोदी के बाद कौन? जेडीयू फिर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार की सेहत जितनी गड़बड़ होगी और भाजपा सब खबर रखती है। अभी नीतीश कुमार का विकल्प यही अंतिम उम्मीद है। 70+ जब आप होते हैं तो आपको कई तरीके की बीमारियां होती हैं, उम्र चली जाती है। बिहार विधान परिषद के भीतर महिलाओं को लेकर दिए बयान को देख लीजिए, उनके हाथ कांप रहे हैं। इसके बाद ही सब बदल गया। आपने देखा ना, महात्मा गांधी की शहादत दिवस के दिन उन्होंने ताली बजा दी। क्या बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता शुरू से अंत तक मधुर मधुर रहेगा कि बीच में खटास भी आ जाएगी? मजबूरी बीजेपी की और मजबूरी नीतीश कुमार। बिहार में 3 शक्तियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। तो इनमें नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर, किसी में यह दम नहीं है कि वह अपने बूते सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े। बीजेपी की यह ताकत नहीं है कि वह नीतीश कुमार से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करे। अमित शाह ने फिर से कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा से बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा। इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार किसी के नहीं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम 2025 में 120 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई होगी, सीटों पर लड़ाई। यहाँ पर भी उलझन होगी। हाँ, यहाँ पर भी उलझन, बहुत भारी उलझन है। बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो दोनों तरफ से तलवारें खींची। 80 सीटें यदि नीतीश कुमार जीत लेते हैं, चुनाव के बाद भी एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? फिर से चाबी नीतीश कुमार के पास होगी। बीजेपी का कहना तो यह है कि 122 और 121 का ही फार्मूला रखिए। बीजेपी देखिए खंजर भोंकने वाली स्थिति यहाँ बन रही है। नीतीश कुमार को खंजर भोंकने जैसी स्थिति है। नीतीश कुमार आज हैप्पी एंडिंग की घोषणा कर दे तो वह सचमुच बिहार के गांधी है। निशान पर दांव लगाकर जेडीयू को आगे नहीं बढ़ाया सकता है। जेडीयू के सामने नेतृत्व का संकट बहुत बड़ा संकट है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये भी एक दूसरे की जासूसी कराते हैं। जासूसी में ही तो परेशान है। भाजपा की हर साजिश का ख्याल जेडीयू को रखना होगा और भाजपा के भीतर कुछ न कुछ साजिश है। आपको जानकर हैरत होगी, एक आश्चर्य की बात आपको नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि इस दौरे सियासत को समझना एक उलझन होती है और इसी उलझन को आपके लिए सुलझाने का काम लगातार लाइव सिटीज करता है। देखिए, आपको मालूम है कि आज तारीख 9 फरवरी है, संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज चुके हैं और लाइव सिटीज आपके लिए लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। तो देखिए, एलजेपीआर और राजद के बाद आज हम जिक्र करेंगे जेडीयू का। बहुत कुछ इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, साल 2025 चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव भी बेहद ही नजदीक है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जेडीयू, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जेडीयू का हाल चाल क्या है, जेडीयू की सेहत कैसी है? देखिए समरीन जी, आपने कहा कि बिहार की सियासत
बहुत ही उलझन भरी है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे आपकी जुल्फे जो हैं जी। वह उलझी हुई है, सुंदर है लेकिन उलझी हुई है। जी जी। ठीक ऐसे ही जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की सेहत भी है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में क्या लोग सोचते हैं और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है या स्वयं नीतीश कुमार अपने बारे में कहते हैं कि मैं सबका हूं, और कई लोग कहेंगे नीतीश कुमार किसी के नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जी। है ना, उनके करीबी लोग भी कहेंगे। देखिए, यह भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी को छोड़ते नहीं है, और लोग यह भी कहते हैं नीतीश कुमार किसी को बचाते नहीं है। नीतीश कुमार स्वयं भी कहते हैं न मैं फंसाता हूं न मैं बचाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उम्र जो है, उम्र तो बढ़ती ही जाती है। तो जेडीयू की जब आप बात कर रही हैं, जब हम लोगों ने आरजेडी की बात की थी, एलजेपीआर की बात की थी, तो बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का एक छोटा सा दृश्य जरूर देखा जाना चाहिए। बिहार में दो तरह की पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। जी। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही गड़बड़ है। बीजेपी लगातार बढ़ती हुई पार्टी है। और क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, फिर जनता दल यूनाइटेड, एलजेपीआर, इसके बाद आप जिसका भी नाम ले लें, हम, हाँ, और अब जनसुराज भी कह लीजिए। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। जी जी। तो ये जो नेशनल और रीजनल पार्टियां हैं, यदि हम नेशनल पार्टियों की बात छोड़ दें, भाजपा में सब कुछ आला कमान तय करता है, कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां जब बिहार के चुनाव की बारी आती है, तो किसी में यह दम नहीं है कि वह अपने बूते सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ ले। हर किसी को सहारे की जरूरत है, बैसाखी चाहिए। हाँ, बैसाखी चाहिए। देखिए, महागठबंधन को कांग्रेस की बैसाखी चाहिए, लेफ्ट की बैसाखी चाहिए, और एनडीए को नीतीश कुमार की बैसाखी चाहिए। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में 2020 तक इतने प्रासंगिक जरूर रहे हैं कि वह जिधर होते हैं सत्ता उधर होती है, लेकिन 2025 में क्या इतने प्रासंगिक रह गए हैं, इसकी चर्चा आज हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। देखिए, हम बार बार इस बात का उदाहरण देते हैं कि अमित शाह भी यह मानते रहे हैं कि बिहार में तीन शक्तियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। तो इनमें नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर। आपने देखा 2014 में जब नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे, तो किस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन 2015 में चूंकि उन्हें नरेंद्र मोदी से बदला लेना था, वे महागठबंधन के साथ हो गए, लालू यादव के साथ फिर से दोस्ती कर ली, तो उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दे दी। लेकिन इसके बाद आना जाना जिसके कारण उन्हें पलटू राम कहा जाता है, तो ये सब कुछ होता रहा। तो जेडीयू की सेहत तो ठीक नहीं है जी। और इसकी वजह स्वयं नीतीश कुमार है। अब आप कहेंगे क्यों नीतीश कुमार है? बिल्कुल। देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो पार्टी व्यक्ति आधारित या परिवार आधारित है, जेडीयू को हम व्यक्ति आधारित पार्टी मानते हैं, ठीक है ना जी। हमको हम व्यक्ति आधारित पार्टी मानते हैं। आरएलएम को व्यक्ति आधारित पार्टी मानते हैं। जनसुराज तो अभी वीआईपी को व्यक्ति आधारित पार्टी मानते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो। जीतन राम मांझी ने भी अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया, संतोष मांझी कितना आगे ले जाएंगे देखने की बात। लेकिन परिवार की पार्टी आरजेडी, लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है। और जब हम भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, तो उन पार्टियों का हश्र बड़ा बुरा हुआ है जो पार्टियां व्यक्ति आधारित पार्टी रही और उसने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया। इसलिए हमने प्रारंभ में ही कहा नीतीश कुमार सबके हैं और नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ठीक है ना जी। तो हुआ क्या, जेडीयू 2020 में कैसे 3 नंबर की पार्टी हो गई?
और खंजर भोंका जाता रहा। जो साथ में बीजेपी लड़ रही थी, खंजर भी उसी ने भोंका, जिसका दर्द आज भी है। हाँ, जिसका डर आज भी है। खैर वो आगे बात करेंगे। और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाए, 3 नंबर पर आ गए और इसकी टीस आज भी नीतीश कुमार को है। तो आपने समय समय पर देखा कि नीतीश कुमार ने भी नंबर 2 अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का प्रयास किया और लगा भी। देखिए, वे कहते हैं कि परिवार से तो मुझे किसी को बढ़ाना नहीं है। तो आजकल बहुत चर्चा है निशांत की, आगे चर्चा कर लेंगे जी। तो एक समय ऐसा आया जब यह लगने लगा, देखिए इस बात को भी समझना होगा, उत्तराधिकार की बात कर ले कि बिहार में जो ये पार्टियां हैं आरजेडी, लालू यादव के बारे में सभी कहते हैं कि वह पहले गरीबों के नेता हुए, बाद में पिछड़ों के नेता हुए, फिर वह मुसलमानों और यादवों के नेता हुए। जी। और नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, ओबीसी में जी। यादव उधर रह गए और अन्य जातियां नीतीश कुमार के साथ। पिछड़ा अति पिछड़ा का डिवीजन, अति पिछड़ा का मत 36%, 37%, उसके मालिक नीतीश कुमार बन गए। तो ओबीसी की राजनीति, मुसलमान की राजनीति, लालू यादव, हाँ, यादव संघ, ठीक है ना, हाँ, उसमें लवकुश नहीं। और इधर लवकुश संघ ओबीसी और अन्य पिछड़ी अति पिछड़ी जाति नीतीश कुमार। तो नेतृत्व भी इन्हें करना है। तो नीतीश कुमार ने क्या कोशिशें की? नीतीश कुमार के साथ ऐसा एक वक्त लग रहा था कि आरसीपी सिंह ही आगे भविष्य है। बिल्कुल। देखिए, आईएएस प्राधिकारी थे, जब केंद्रीय मंत्री बने नीतीश कुमार तो आप सचिव बने, फिर मुख्यमंत्री बने तो प्रधान सचिव रहे, फिर राज्यसभा के सदस्य बने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन जैसा हमने कहा, नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार किसी के नहीं है। तो आज आरसीपी सिंह कहाँ है? बिल्कुल, क्या हाशर है? हाँ, कहाँ है, किस कोने में है? कोई जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं है। जो पहले राइट हैंड थे और सब कुछ वही तय करते थे, आज उनका कॉल रिसीव करने से भी परहेज करते हैं कि कहाँ हम कॉल रिसीव करें। बिल्कुल। फिर एक वक्त ऐसा आया जब 2014 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से झगड़ा मोल ले लिया, 2015 में महागठबंधन के साथ लड़े, तो प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, जो 2015 में महागठबंधन की जीत के सूत्रधार बने, रणनीतिकार बने। एक वक्त ऐसा आया कि ये ईबीसी और यादव छोड़ और ओबीसी को छोड़ प्रशांत किशोर को एक नए विजन के साथ नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी दी गई, बिहार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन उनके साथ भी बात बहुत नहीं बनी। फिर आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा लगा कि नहीं, अब तो जेडीयू को उत्तराधिकारी मिल ही गया, लेकिन वो भी बहुत दिनों तक नहीं चला। और लोग मान रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा स्वाभाविक तौर पर उत्तराधिकारी हो जाएंगे। पार्टी का विलय कर लिया। हाँ, पार्टी का विलय कर लिया, लवकुश समीकरण में खांचे में बैठते थे, लेकिन वो भी नहीं। फिर आपने देखा मनीष वर्मा। हाँ, मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, मुख्यमंत्री के साथ ही रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, पूरे बिहार का भ्रमण शुरू कर दिया, लेकिन भ्रमण भी बीच में रोक दिया गया। तो नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार किसी के नहीं है। ठीक है ना, इस बात को समझने की कोशिश करनी। तो जेडीयू के पास कोई लीडरशिप माइनस नीतीश कुमार है नहीं जो बिहार को स्वीकारे। और नीतीश कुमार खुद इस स्थिति में नहीं है कि वह जो चुनावी चुनौतियां हैं, जो चुनावी जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, जी। उसे पूरा कर सके। तो जेडीयू का अस्तित्व और वजूद खतरे में है, अस्तित्व और वजूद खतरे में है। लेकिन जी, लाभ की स्थिति कहां है? सब कुछ के बाद भी जेडीयू प्लस में इसलिए है कि नीतीश कुमार की ईमानदारी और पुण्यता ऐसी है कि बिहार के लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी तलाशा नहीं जा सका है। बिहार में कोई नहीं है। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर लालू यादव का बैगेज है और 1990 से 2005 का कार्यकाल, जिसे जंगल राज कहा जाता है, तेजस्वी यादव जानते हैं। आपने देखा था पिछले दिनों जनवरी महीने में ही कि जब वह फुल फ्रास में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में गए थे, तो यादवों से कहा सामंती मत बनो,
बिल्कुल हम्म? बिल्कुल जी जी हाँ, जी। सामंती मत बनो, हम्म। हुड़दंग छोड़ दो, हम्म, मतलब लंठई बंद कर दो। जी। हाँ? जब तक बंद नहीं करोगे तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। हम्म हाँ, तुम इंजन हो, मतलब वो कह रहे हैं ये आदत इंजन है, हम्म और दूसरों को साथ लेकर चलो बोगी के रूप में। बिल्कुल हाँ हाँ, तब हाँ, मंजिल मिलेगी। जी। अब ठीक है, नीतीश कुमार ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की है कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां हैं, वह तेजस्वी यादव की इस अपील को स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव को भी बात समझ में आ रही है कि जेडीयू की सेहत ठीक नहीं है, इसका फायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन समझा दें तब ना, बिल्कुल, समझा दें तब लोग ना, बात मान ले तब ना। लोग बात मान लें तब ना। ठीक है, तेजस्वी यादव के कहने पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है कि लोगों ने गमछा लहराना बंद और कर लहरिया दिया है। कट बंद कर दिया है। जी जी तो नीतीश कुमार की ईमानदारी, नीतीश कुमार की पुण्यता, इसका विकल्प, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में टीना फैक्टर नहीं चलता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है ना? जी नेहरू के बाद कौन, हाँ इंदिरा गांधी के बाद कौन, वाजपेयी के बाद कौन, ठीक है ना? कल यह भी सवाल उठेगा मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन, लेकिन कोई ना कोई विकल्प तो मिल ही जाता है। वैक्यूम नहीं हाँ रहता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ घंटों में मिलता है। जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई, जब नेहरू की मौत हुई, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तुरंत मिला। तो जेडीयू जब खत्म होने की ओर बढ़ेगा, लेकिन अभी जेडीयू है, ठीक है ना? जेडीयू फिर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है कि हमें 2020 की तरह नहीं, हमें 2010 की तरह जी 25 में करना है, 2025 में करना है, लेकिन नेतृत्व संकट में है। हाँ। नेतृत्व संकट में है। जी, यहाँ जी। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कोई नहीं कुछ है, पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बड़ा उलझन है यहाँ हाँ, पर भी। बहुत बड़ा उलझन है, बहुत बड़ा उलझन है। कभी कोई मालूम होता है कि आज ये ताकतवर है, कल वो ताकतवर हो जाता है, कल किसी अधिकारी की चर्चा हो जाती है, कल किसी पदाधिकारी की चर्चा हो जाती है, कल किसी मित्र की चर्चा हो जाती है। तो नीतीश कुमार व्यक्ति आधारित पार्टी है, इसलिए नीतीश कुमार की सेहत जितनी गड़बड़ होगी, जेडीयू की सेहत भी उतनी ही गड़बड़ होती चली जाएगी। जी। और भाजपा सब खबर रखती है, ताक में बैठी रहती है, भाजपा सब खबर रखती है। यदि नीतीश कुमार को इस बात की टीस है कि बिहार में हम नंबर 3 की पार्टी हो गए, तो बीजेपी को भी इस बात की टीस है कि बिहार में अब तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। ठीक है ना? तो जेडीयू की सेहत ठीक नहीं है। जैसी सेहत नीतीश कुमार की रहेगी वैसी ही सेहत, हाँ, नीतीश कुमार यदि बिल्कुल सलामत रहे तो जेडीयू की सेहत ठीक रह सकती है, और फिर मुकाबले में बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमने कहा कि अभी नीतीश कुमार का विकल्प यही अंतिम उम्मीद है। यदि यह फार्मूला चलता रहा तो फिर जेडीयू सत्ता के करीब होगी बीजेपी के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझना बेहद जरूरी होता है ज्ञानेश्वर जी, लगातार हम लोग सुनते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी। जब चुनावी साल है तो ये भी समझना होगा कि नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं, क्या हाल है नीतीश कुमार का, और कितना तैयार हैं इस चुनाव के लिए नीतीश कुमार। देखिए समरीन जी, नीतीश कुमार न 40+ वाले हैं, नीतीश कुमार न 50+ वाले हैं, नीतीश कुमार न 60+ वाले हैं जी, नीतीश कुमार अब 70+ वाले हैं और 75 भी पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो 70+ जब आप होते हैं तो आपको कई तरीके की बीमारियां होती हैं, उम्र जनित बीमारियां। तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जितनी चर्चाएं हैं वह निराधार है, यह तो नहीं कर सकती हैं। दम है उनमें? नहीं, निराधार है, यह नहीं कर सकती हैं। और इसकी गवाही भी मिलती है। चाहे आप बिहार विधानसभा के भीतर, बिहार विधान परिषद के भीतर महिलाओं को लेकर दिए बयान को देख लीजिए, या आप इस बात को नोटिस कीजिए ना कि इधर के दिनों में पब्लिक की अपीयरेंस कितनी है। 15वीं यात्रा प्रगति यात्रा, पहले की 14 यात्राओं को देखिए, उन 14 यात्राओं में नीतीश कुमार अपनी जनता के साथ किस तरीके से घुलते मिलते थे। मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते थे, बिल्कुल। लोगों के दरवाजे पर पहुंचते थे, उनसे बात करते थे,
मीडिया को साथ रखते थे, हम्म। जनता दरबार का कार्यक्रम होता होता था था। और लाइव टेलीकास्ट होता था, हम्म। लेकिन अब सब बंद है। अब तो म्यूट कर दिया जाता है। नहीं, अब तो जनता दरबार हो ही नहीं रहा है। और वो प्रगति यात्रा में भी सिर्फ जीविका दीदियों से 2-4 मिनट के लिए मिल रहे हैं। मीडिया इंटरेक्शन भी खत्म। मीडिया इंटरेक्शन भी खत्म। आपने पिछले कई साल से नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार ने कभी किसी को लंबा साक्षात्कार दिया है। कभी नहीं, हाँ? कभी नहीं जी। हाँ, बिल्कुल नहीं देखा, नहीं देखा। ठीक है ना। तो और नीतीश कुमार का जो रूटीन है, आपको शायद पता है, नहीं पता है, नीतीश कुमार टेलीविजन नहीं देखते, नहीं देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब उसके समय भी कम हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन टेलीविजन पर क्या खबरें चल रही हैं, लाइव सिटीज पर क्या खबरें चल रही हैं, और अन्य जो बड़े सोशल मीडिया हैं के जो संस्थान है वहां क्या खबरें चल रही, हर 2 घंटे पर एक समाचार सार बनता है। अच्छा, ठीक है ना जी। और वह नीतीश कुमार को दिया जाता है, उससे ही पढ़कर वह अपडेट होते रहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, एक आश्चर्य की बात आपको बताएं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में लोकसभा का चुनाव हार गए, उन्हें राज्यसभा भेजा जाना था। नीतीश कुमार हाँ ना कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की रजामंदी थी। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने भी हाँ बोल दिया था, लेकिन बीजेपी को यह डर था कि ना बोल दें, इसके पहले इस बात का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, आपको याद यह भी होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी का ऐलान सम्राट चौधरी ने किया, और यह बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से ऐलान नहीं हुआ, पटना के बिहार विधान मंडल परिषद में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हैं वक्त कब कैसे निकाला गया था? सुबह नीतीश कुमार ने अखबार पढ़ लिया था, पहला समाचार सार देख लिया था, ठीक है। अब अगला समाचार सार उन्हें 2 घंटे के बाद देखना था, और इन 2 घंटों में उन्हें तैयार होकर भगवान सिंह कुशवाहा का नामांकन कराने को बिहार विधान परिषद पहुंचना था। जी। तो ये 2 घंटे वह समाचार टेलीविजन की दुनिया से दूर रहने वाले थे। तो इन्हीं 2 घंटों में वह सम्राट चौधरी ने खबर ब्रेक कर दी उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी का, कि नीतीश कुमार जब तक बिहार विधान परिषद पहुंचे, वह एक अन्य मार्ग से निकले या 7 सर्कुलर रूट से निकले, वह जब तक बिहार विधान परिषद पहुंचे, यह खबर सम्राट चौधरी ने ब्रेक कर दी। और जब नीतीश कुमार पहुंचे वहां, उन्होंने देखा टीवी पर स्क्रॉल चल रहा है, हाँ, टिकर चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार घोषित किए गए। तो उन्होंने पूछा कि उम्मीदवार आप लोगों ने घोषित कर दिया? हाँ, तो वो भी हैरान। हाँ, तो वो भी हैरान, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, तो नीतीश कुमार की सेहत ठीक तो नहीं है, और चुनाव की आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी की तरफ फुर्ती नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मेंटल फिटनेस में लालू यादव की तरह भी नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल। जी। और कितने थके हैं, कितने नहीं थके हैं, इसे लेकर बहस चल रही है। कौन चला रहा है बिहार, इसे लेकर विवाद है, और कोई कुछ भी आरोप कर दे रहा है, उस पर सरकार खामोश है। चाहे वो आरोप प्रशांत किशोर कर रहे हो, चाहे वो आरोप तेजस्वी यादव कर रहे हो। आप देखिए ना, तेजस्वी यादव ने इतना गंभीर आरोप लगाया था जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद, बिल्कुल जी, कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां एसपी बोली लगाकर तैनात किए जा रहे हैं, और सरकार खामोश बनी रही। हम फिर कह रहे हैं, नीतीश कुमार की ईमानदारी और पुण्यता में कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तुरंत फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और यह सबसे बड़ा संकट जेडीयू का है कि नीतीश कुमार जनता के साथ कैसे संवाद करेंगे, कैसे दूसरे घटक दलों से बात करेंगे। इसलिए यह आरोप लग रहा है ना कि 4 नेता और 4 प्राधिकारी यही पार्टी और सरकार को चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार की सेहत यदि गड़बड़ हुई तो जेडीयू की सेहत और गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना। जेडीयू की सेहत और गड़बड़ हो जाएगी, और नीतीश कुमार की सेहत गड़बड़ होती गई तो बीजेपी का पैतरा भी और तीखा होता जाएगा। देखिए, उड़ीसा को याद कीजिए,
नवीन पटनायक की एक तस्वीर आई थी जिसमें उनके हाथ कांप रहे थे। कांप रहे थे, हाँ, बिल्कुल। जी, इसके बाद ही सब बदल गया, सब बदल गया, सब बदल गया। सब बदल गया था। हम्म। तो बिहार के लोग भी, आप बिहार जब हम बात करते हैं तो यह कहते हैं ना कि भाई बिहार के लोगों से आप बात कीजिए 3 मिनटों की बातचीत में वह 2 मिनट 50 सेकंड तक यह कहेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बदलाव चाहिए। हाँ, अब बदलाव चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सिस्टम में भ्रष्टाचार है, अपराध बढ़ा हुआ है। वैसे हम यह नहीं मानते कि अपराध बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है, हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। क्योंकि गुलाबी फाइल में आप कुछ भी दिखा दीजिए ना, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंतिम 10 सेकंड में जनता यह कह देती है कि विकल्प कौन है, बिल्कुल विकल्प कौन जी, है। जी। तो इस विकल्पहीनता के बीच नीतीश कुमार की सेहत, अब देखिए नीतीश कुमार जहां कहीं कुछ बोलते हैं हर सेकंड्स को हमारे आप जैसे लोग उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। बिल्कुल। आपने देखा ना महात्मा गांधी की शहादत दिवस के दिन उन्होंने ताली बजा दी। क्या मैसेज किया, क्या मैसेज किया। हाँ, तो नीतीश की सेहत जेडीयू के लिए, बिहार के लिए चिंताजनक स्थिति है, ठीक है ना। क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत अभी बिहार को है, ठीक है ना। लेकिन हम नीतीश कुमार के बारे में वह भी बात करते हैं कि ईमानदारी और पुण्यता की बात करते हुए कि नीतीश कुमार ने खादी का कुर्ता पहना, दुनिया लीडर में पहुंच गई, इस बात को वह स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वह हर भाषण में कहते हैं सब हम ही न किए हैं जी, सब हम ही न किए हैं जी, सब हम ही न किए हैं जी। तो देखिए बिजली, सड़क, पानी यह तो पूरा हो गया ना, इसके आगे की बात कौन करेगा और कब करेगा। बिल्कुल। और जब मुख्यमंत्री ही नहीं करना चाहते हो, जब मुख्यमंत्री ही नहीं करना चाहते हो, देखिए पिछले हफ्ते बजट आया, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सकते थे ना। मखाना पर बात बन गई और तालियां बटोर ली गई। भाई आप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जमीन कहां से आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, आप सोनपुर में, राजगीर में, भागलपुर में, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की याचना, हम याचना कर रहे हैं, कब से है? हाथ जोड़कर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो देखिए मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कपिल सिब्बल के जमाने में, और आज तक उसकी बिल्डिंग अपनी नहीं बनी है। पटना विश्वविद्यालय के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी था ना, है, बिल्कुल है, आप चाहते तो ले लेते थे। तो अब तो यह महसूस किया जाने लगा है ना कि नीतीश कुमार वैसे नहीं हैं जैसे थे, और यह बिहार के लिए दुखदाई है। और इसका फायदा तमाम लोग, जो पदाधिकारी वर्ग है और जो दूसरे लोग हैं वो उठा रहे हैं, और नुकसान जेडीयू को हो रहा है, नुकसान बिहार को हो रहा है, नुकसान बिहार को हो रहा है। लेकिन ऐसे में ये भी समझना बेहद जरूरी होगा, हमने बीजेपी का भी जिक्र किया, हमने अभी जेडीयू का भी जिक्र किया, बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता शुरू से अंत तक मधुर मधुर रहेगा कि बीच में खटास भी आ जाएगी? नहीं, देखिए इसमें क्या है, मजबूरी बीजेपी की भी है और मजबूरी नीतीश कुमार की भी है, ठीक है ना। अब बीजेपी की मजबूरी क्या है कि वह 243 सीटों पर अकेले लड़ने की ताकत नहीं रखती है। वह 243 सीटों पर लोजपा के साथ लड़कर भी यदि नीतीश कुमार अकेले लड़ें, ठीक है ना, प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हो, वो बिल्कुल अकेले ही लड़ेंगे, तो फिर सबसे अधिक फायदा तेजस्वी यादव को हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। जी। तो बीजेपी की स्थिति ये नहीं है जब तक नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण बीमार घोषित न कर दिए जाएं या स्वयं वह अपने को न कर ले, जो नहीं करेंगे। बीजेपी की यह ताकत नहीं है कि वह नीतीश कुमार से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करे। आपको आज तक का एजेंडा कार्यक्रम याद होगा, बिल्कुल, अमित शाह का बयान याद होगा, जी। लेकिन उसके बाद कितनी सफाई देनी पड़ी। हाँ, जो आपने कहा मधुर संबंध और संबंध में कटुता, अब तक बाकी लोग सफाई देते रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने फिर से यह नहीं कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।
हम्म देखिए, कुछ लोगों की खबर यह है, हम्म जो चर्चा है, कि दिल्ली में हम्म एक भोजन में, मतलब डिनर पार्टी में, हम्म अमित शाह ने फिर से कहा अच्छा कि नीतीश कुमार की इच्छा से हम्म बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा। अच्छा तो नीतीश जी कुमार की इच्छा से बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा, इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे? नहीं होंगे नहीं बिल्कुल होंगे? बिल्कुल ये तो साफ हो गया हाँ, ये तो साफ हो ये गया। तो साफ हाँ, हो गया तो नीतीश कुमार की इच्छा क्या होगी? हम्म नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार किसी के नहीं है। हम्म हाँ, और नीतीश कुमार की इच्छा से हम्म कौन होगा? और देखिए, जब संबंधों की आप बात करती हैं तो सबसे पहले तो सीटों पर लड़ाई होगी। लड़ाई होगी सीटों पर लड़ाई होगी। यहाँ पर भी उलझन होगी हाँ, यहां पर भी उलझन, बहुत भारी उलझन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का नतीजा यह बताया है कि नीतीश कुमार ने एक कम सीट पर चुनाव लड़ा और एक अधिक सीट पर बीजेपी। जीत हासिल की। बीजेपी से एक अधिक सीट पर जीत हासिल की। तो नीतीश कुमार के लिए यह विटामिन है। नीतीश कुमार कहेंगे मेरा जादू अब तक बरकरार है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम 2025 में 120 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ें। अच्छा हाँ जी 120 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ें, मतलब जेडीयू। जेडीयू हाँ, जी 2020 में 115 विधानसभा क्षेत्रों में लड़े थे और और 7 सीटें उन्होंने जीतन राम मांझी को दी थी, क्योंकि 122 और 121 का बंटवारा हुआ था। उधर 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 11 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी जेडीयू। ठीक है ना? वीआईपी हाँ, वीआईपी। तो अब नीतीश कुमार की इच्छा है 120। ठीक है ना? तो भाई, यदि नीतीश कुमार 120 पर लड़ेंगे और इसके बाद बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई है अभी से ही। हाँ, अभी से ही। ठीक है ना? नीतीश कुमार चाहते हैं कि 120 सीट पर चुनाव लड़कर जो एनडीए का कॉम्बिनेशन है और जो हमारे प्रति बिहार के लोगों का विश्वास है, चाहे हमारी उम्र जो हो जाए, चाहे हमारी सेहत जो हो जाए, विकल्पहीनता की स्थिति है, हम कम से कम 80 सीटें जीत लें। ठीक है जी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो जब 80 सीटें यदि नीतीश कुमार जीत लेते हैं तो बिना जेडीयू के 2025 में चुनाव के बाद भी एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर से चाबी नीतीश कुमार के पास होगी। फिर से चाबी नीतीश कुमार के पास होगी। हाँ। और 120 सीटें या 110 सीटें जेडीयू को देने के बाद बीजेपी के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा कि कहां से सीटें दें हम चिराग पासवान को, कहां से सीटें दें जीतन राम मांझी को, कहां से सीटें दें उपेंद्र कुशवाहा को। बीजेपी का कहना तो यह है कि 122 और 121 का ही फार्मूला रखिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एडजस्टमेंट आप कीजिए और चिराग पासवान का एडजस्टमेंट हम करते हैं। चिराग पासवान भी 21 सीटों पर राजी नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ? और बीजेपी चाहती है कि हम जेडीयू के बराबर लड़ें, जेडीयू से कम तो नहीं ही लड़ें। बीजेपी की हसरत, आंतरिक हसरत है, कहने की हिम्मत नहीं कर रही है कि हम जेडीयू से अधिक सीटों पर लड़ लें। अच्छा, हाँ, लेकिन अंदर में ये चाह है। हाँ, अंदर में चाहत, आंतरिक चाहत यह है कि हम जेडीयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ लें, ताकि हमारा स्ट्राइक रेट, देखिए जब जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ती है तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम होता है और बीजेपी का 2010 को छोड़ दीजिए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। हाँ, क्योंकि जेडीयू के प्रति थोड़ी नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, ये सब सारी चीजें होती है। तो बीजेपी की चाहत ये है कि यदि हम 110 सीटों पर कम से कम लड़ते हैं तो हम 90 सीटें जीत लें। ठीक है, ठीक है, 90 सीटें जीत लें और इनकी सीटें कम हो जाए नीतीश कुमार की। बिल्कुल। तो ये इधर से उधर जाकर तेजस्वी यादव कोई मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में न रहे, ये इधर से उधर जाकर हाँ जी। बीजेपी, देखिए खंजर भोंकने वाली स्थिति यहां बन रही है। यहां जो दृश्य दिख रहा है वह फिर से नीतीश कुमार को खंजर भोंकने जैसी स्थिति है कि जो आंतरिक है, षड्यंत्र है, उसमें नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या किसी भी कीमत पर कम हो जाए, 43 न रहे, हाँ। 50 से ऊपर चला जाए, 50 तक रहे, लेकिन 70-80 न हो।
70-80 ना ना हो। हाँ, जी जी, ठीक है ना, कि बार्गेनिंग पोजीशन में हाँ नहीं बार्गेनिंग, हो हाँ नीतीश कि भाई कुमार। आपने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हाँ, तो हम तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, भाई, और लालू यादव को स्वीकार करने में वो तक कहते हैं कि मेरा दरवाजा खुला रहता है, हाँ, मेरा दरवाजा खुला तो रहता है, खुले में बोलते हाँ हैं। खुले ही रहते हैं। और उन्हें हाँ। पता है कि नीतीश कुमार की उम्र इतनी हो चुकी है और वह कितने दिनों तक रहेंगे। तेजस्वी यादव को भी लगेगा कि विपक्ष में आ ही गए हैं, तो चलो फिर से डिप्टी सीएम बन जाते हैं, जब चाचा रिटायर हो जाएंगे तो हम बन फिर जाएंगे, हम ही तो हैं। हाँ फिर हम ही तो हैं, जी, जी, हाँ जी, तो हाँ। ठीक है ना। तो यह खंजर भोंके जाने का इसी का कारण रहा है, इसी का परिणाम यह रहा है कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग हैं उन पर बीजेपी ने डोरे डाल रखा है। अच्छा, उन पर बीजेपी ने डोरे डाल रखा है। यदि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार स्वयं फैसले लेने की स्थिति में नहीं है, हाँ, जो कई मौकों पर स्पष्ट होता है, वह दूसरों पर आश्रित हैं, तो फिर जो दूसरे कहेंगे वह बात माननी पड़ेगी। और जो प्राधिकारी करीब माने जाते हैं, देखिए प्राधिकारी बिल्कुल भयभीत प्राणी होते हैं, ठीक है ना, भयभीत प्राणी होते हैं, ठीक है, हाँ। उनको पता है कि यदि बात नहीं मानी गई तो फिर ईडी सीबीआई क्या करती है, नहीं करती है। तो जो लोग भी करीब हैं उन पर बीजेपी का डोरा है, बीजेपी का पहरा है, और यह नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है, यानी कि कंट्रोल्ड एंड गार्डेड है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। बीजेपी, हमने कहा ना, 24 घंटे राजनीति करती है और उसे इस बात का मलाल है। देखिए बीजेपी क्या चाहती है, जो हमने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं, देखिए चर्चा अफवाह है कि नीतीश कुमार की इच्छा से, हाँ नीतीश कुमार की इच्छा से कोई मुख्यमंत्री हो जाए। जो भी नीतीश कुमार की इच्छा से मुख्यमंत्री होंगे, जेडीयू के भीतर हमें अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है हाँ। जो पूरे बिहार को स्वीकार ले, बिल्कुल, जो पूरे बिहार को स्वीकार हो, ठीक है ना, जो पूरे बिहार को स्वीकार हो, तो वो कोई चेहरा तो दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। हाँ। तो फिर तो बीजेपी की राह बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान, हाँ? बिल्कुल जी, हाँ, जी, जी। देखिए यह बात समझिए, नीतीश, हमने कभी चर्चा भी की है इस बात को लेकर कि यदि नीतीश कुमार आज हैप्पी एंडिंग की घोषणा कर दे तो वह सचमुच बिहार के गांधी कहलाएंगे, बिहार के गांधी कहलाएंगे, बिहार के गांधी कहलाएंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, हाँ, और जिस राज से मुक्ति दिलाई है ना, वह बेमिसाल है, हाँ, बिल्कुल, वह बेमिसाल है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के लेफ्ट राइट, आगे पीछे रहने वाले लोगों ने, बाएं दाएं रहने वाले लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी किसी से किसी काम के लिए कोई पैसों की बात की हो, यह तो उदाहरण मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के पीछे आप देख रहे हैं ना, चिराग पासवान किस तरीके की शर्तें रख रहे हैं। चिराग पासवान चुनाव आते आते बीपीएससी के मुद्दे पर ले लीजिए या अन्य मुद्दों पर ले लीजिए, वह फिर से घेरने में लगे हैं। हाँ, बिल्कुल, जी, जी, हाँ। अब देखिए जनसुराज पार्टी को ही देख लीजिए। मुझे वह बयान भी याद है जब प्रशांत किशोर ने मेरे साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि यदि 125 सीटें मुझे आती है तो मुझे लगेगा कि मैं हार गया। लेकिन अब मुझे वह 2025 में रेस में नहीं दिख रहे हैं, रेस में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, रेस में एनडीए और इंडिया ब्लॉक ही है। तो जब वह रेस में नहीं दिख रहे हैं तो वह नुकसान सबसे ज्यादा किसको पहुंचाएंगे? वह नुकसान पहुंचाएंगे जेडीयू को वह नुकसान पहुंचाएंगे जेडीयू को, सबसे अधिक नुकसान। तो यदि चिराग पासवान और जनसुराज ने नुकसान पहुंचा दिया जेडीयू को जी, तो जो हम कह रहे हैं कि इनकी सीटें कम करने की साजिश तैयार की जा चुकी है। हाँ, बीजेपी चाहती है कि हम 110 पर चुनाव लड़ें और हम 90 तक जीत कर आए, फिर उपेंद्र कुशवाहा होंगे, फिर जीतन राम मांझी होंगे, चिराग पासवान होंगे। यदि मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में ही रह गए तो उनके भी कुछ उम्मीदवार जीत जाएंगे, कुछ निर्दलीय भी जीत जाएंगे। तो हम फिर से जोड़ तोड़, और अब तो नई परंपरा शुरू हो गई है, विधानसभा अध्यक्ष जो चाहे, आपने देखा ही कि विश्वास मत परीक्षण के दिन 11-12 फरवरी की रात 2024 में किस तरीके से चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, ये तमाम लोग उधर से इधर आकर बैठ गए। कोई दल बदल कानून लागू नहीं हुआ और उन्होंने मत कर दिया। बाद में संगीता कुमारी और तमाम, चाहे कुमार सिद्धार्थ की बात कर लें, हाँ, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो बिल्कुल वो साजिश की व्यूह रचना तो तैयार हो चुकी है। और नीतीश कुमार की जो सेहत है और नीतीश कुमार जिस तरीके के चाणक्य पहले कहे जाते थे, वो चाणक्य अब नहीं दिख रहे हैं।
अब नहीं दिख अब रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, निशांत को लेकर भी खूब सारी चर्चा हो रही जी। है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में निशांत की एंट्री राजनीति में होगी? क्या नीतीश कुमार राजी होंगे इसको लेकर के? देखिए, निशांत को लेकर जो सवाल आपका है, हम्म, जो हमने कहा कि नीतीश कुमार बहुत फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, नहीं है, हाँ। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम्म। पूरा बिहार मेरा परिवार, और नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद पर चोट करते आए हैं। लेकिन हमें तो वह भी बयान याद है कि मिट्टी में मिल जाएंगे फिर एनडीए के साथ भाजपा हाथ में में, नहीं हाँ, जाएंगे। भाजपा में नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ। तो निशांत ने अब तक शादी नहीं की है, उम्र नहीं कितनी हो गई है। हम्म। निशांत की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह भी हम और आप जानते हैं। कोई दिलचस्पी कोई नहीं, दिलचस्पी नहीं। कोई दिलचस्पी नहीं। वह ज्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है ना। अब देखिए, जो नीतीश कुमार के सलाहकार होंगे, जो इर्द गिर्द होंगे, वह कह रहे होंगे कि निशांत को राजनीति में ले आइए, लेकिन निशांत कहीं से भी, निशांत के भीतर वे गुण, वे पॉलिटिकल एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं कि वह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन सके। और देर भी बहुत हो गई है, देर तो हो गई है। देखिए, अब निशांत यदि आते भी हैं तो निशांत की तुलना किससे की जाएगी? निशांत की तुलना की जाएगी तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से। बिल्कुल, हाँ? हाँ। तो तेजस्वी यादव को राजनीति करते हुए 2015 में पहला चुनाव जीते और डिप्टी सीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, तो उन्हें भी 10 साल हो गए हैं। चिराग पासवान 2014 में पहला लोकसभा चुनाव जीते और अब केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भी 11 साल हो गए। तो उस जब तुलना, हाँ, स्टैंडर्ड को, तो निशांत नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। और निशांत को अभी तक आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो कहीं किसी कोई विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं राजनीति में कुछ दिख। अब ये दूसरी बात है कि भाई लोग समझा रहे हैं, समझा दिया जाए, नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो जाएं, तो यह नीतीश कुमार की जो छोटी सी बात है कि उसे कहीं से चुनाव लड़ा दे। हाँ, बिल्कुल। जहां से शुरुआत की थी हरनौत से, हरिनारायण सिंह, हाँ, उनकी बहुत, हाँ, हरिनारायण सिंह, उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, 2025 में उम्मीदवार नहीं होंगे। वहां इंजीनियर सुनील की चर्चा होती है, तो इंजीनियर सुनील को न लड़ा कर निशांत को लड़ा। इससे भी ज्यादा आसान है बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दे, इससे भी ज्यादा आसान है कि राज्यसभा भेज दे। लेकिन निशांत नीतीश कुमार हो जाएंगे, या लालू यादव के तेजस्वी यादव हो जाएंगे, या रामविलास पासवान के चिराग पासवान हो जाएंगे, या नई राजनीति में प्रशांत किशोर हो जाएंगे, या शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी हो जाएंगे, जो भाजपा के चेहरा हैं इधर के दिनों में, वह उम्मीद की किरणें तो कहीं से नहीं दिखती है। इसलिए निशांत पर दांव लगाकर जेडीयू को आगे नहीं बढ़ाया सकता है। जेडीयू के सामने नेतृत्व का संकट बहुत बड़ा संकट है। और इस बात को समझिए कि यदि 2025 में भाजपा ने खेला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, ठीक है ना, तो जेडीयू भी खंड खंड में बच जाएगा, टूट जाएगी। और यदि निर्धारित समय पर चुनाव हुआ, उस वक्त तक नीतीश कुमार की सेहत और बिगड़ी, तो यह विभाजन पहले भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कई तरीके की मानसिकता के लोग हैं। कुछ लोग बीजेपी के साथ रहने को फख्तर है। बिल्कुल जी। आपने देखा ही ना कि आजकल नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कुछ लोग हैं जो उधर लेकर चले गए थे। उसके पहले जब वो महागठबंधन में गए थे तो ललन सिंह ने कहा था, 4 लोगों का नाम लिया था कि ये लोग उधर लेकर चले गए थे। तो अलग अलग मानसिकता के लोग तो हैं, और उन्हें लंबी राजनीति करनी है। और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, देखिए, लालू यादव के इर्द गिर्द बड़े बड़े लोग थे जब वह मुख्यधारा की राजनीति में थे। रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद, रघुनाथ झा, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, तमाम बड़े बड़े नाम थे, ठीक है ना। हर जगह के छत्रप थे उनके पास। लेकिन नीतीश कुमार छत्रप बनने नहीं देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के सांसद देख लीजिए, नीतीश कुमार के विधायक देख लीजिए, वह अपने को एक सीमा से ज्यादा बाहर नहीं ले जा सकते। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वह एक सीमा बहुत से, पहरा हाँ, है। हाँ, बहुत पहरा है। हाँ। और नीतीश कुमार ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं जिसकी बोली बहुत फूटी हुई हो, ठीक है ना, बोली बहुत फूटी हुई हो और वह अपने को नेता मानने लगे। आप उनके सांसदों को देख लीजिए ना, मतलब 1-2 को छोड़ दीजिए,
ललन सिंह तो भाई उनसे दूसरा वो ही तो रिश्ता ललन है, सिंह उनसे है। दूसरा ही जी, रिश्ता जी, है, जी, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। और वह रिश्ता जो है ना, हम्म। देखिए दुख और संकट की घड़ी में कुछ लोग जो काम आएंगे, हम्म। उसमें ललन सिंह हो सकते हैं, उसमें अशोक चौधरी हो सकते हैं, हम्म। तो ये लोग हो सकते हैं, विजय चौधरी हो विजय सकते हैं, चौधरी, ठीक है ना, हम्म। लेकिन संजय झा भी हो सकते हैं। हम्म। तो इन्होंने कोई नेतृत्व को बढ़ने नहीं दिया। हाँ। बाकी जो इनके आपको सांसद मिलेंगे, हम्म। वो सांसद तो बिल्कुल वैसे ही हैं, जिन्हें बोलने और जिन्हें हाँ, बिहार को बिल्कुल। समझने, भाई वो दिल्ली में बैठे हैं, हम्म। कोई सांसद आपको बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। हम्म। हाँ? हम्म। और बिहार के जेडीयू सांसद सबसे कमजोर सांसद माने जाते हैं दिल्ली में। अच्छा, हाँ, सबसे कमजोर। सबसे कमजोर, सबसे कमजोर। हम्म। आप उनसे कोई टिकट भी कंफर्म करा लीजिए, बड़ी मुश्किल होगी। बड़ी कठिनाई एम्स होगी। में भर्ती करा लीजिए, हो फिर से हम नहीं कर रहे हैं, पाएगा। एक दो सांसदों को हाँ, छोड़ हाँ, दीजिए, एक दो हाँ। सांसदों को छोड़ दीजिए, जी। हाँ, एक दो सांसदों को छोड़ दीजिए। हम्म। तो निशान को लेकर, निशान तो देखिए नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, हम्म। बाकी ठीक है, छोटी मोटी चीजें आप उन्हें देने वो दूसरी बात है। अच्छा, ये भी सवाल है, जो मुख्य सवाल है कि आखिर जेडीयू का टिकट बांटेगा कौन। ये बड़ी परेशानी वाली स्थिति है, और ये भी एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि आखिर जेडीयू का टिकट किस किस को मिल सकता है। रेस में नहीं, तो कई हैं। टिकट किसको किसको मिल सकता है। हाँ, देखिए जेडीयू में वैकेंसी तो बहुत है। बहुत है। हाँ, हम्म। भाई 2020 में 43 सीट जीते थे, हम्म। और जेडीयू 120 की भले बात कर रहा हो, 100 से कम नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा। हाँ? हाँ, बिल्कुल। तो 57 तो उम्मीदवार होंगे, नए होंगे। हम्म। अब वे उम्मीदवार जो पहले थे वे रिपीट किए जाएंगे या फिर नए बनाए जाएंगे, या नए देखने बनाए की बात जाएंगे। होगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा सवाल है हम्म। कि उम्मीदवार कौन तय करेगा। हाँ, जी, बीजेपी से बात कौन करेगा, बिल्कुल। ठीक है ना, बार्गेन कौन करेगा। बार्गेन कौन करेगा। तो 2020 अभी जो जमात है, यदि आप 2020 देखिए, 2015 देखिए, 2015 में नीतीश कुमार स्वयं सक्षम थे, साथ में प्रशांत किशोर आ गए थे, आरसीपी सिंह भी थे। 2020 में भी नाना करते चुनाव के टिकट बंटवारे के समय आरसीपी सिंह आ गए थे। बिल्कुल। हैं? हाँ। और कई लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह का रिश्ता उसी समय से भाजपा के साथ हो गया था, ठीक है ना, यह भी आरोप लगता है, यह भी आरोप लगता है। और जो अभी हैं, चाहे आप संजय झा की बात कर ले, ललन सिंह की बात कर ले, अशोक चौधरी की बात कर ले, विजय चौधरी की बात कर ले, तो ललन सिंह के बारे में देखिए यदि बात कीजिए, ललन सिंह बहुत बड़े दरबार लगाने वाले लोग नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना, हर बात में दखल देने वाले लोग नहीं है। जब तक पूछा नहीं जाएगा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जी, और जो बोलेंगे वो बोल देंगे, ठीक है ना। संजय झा तो अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाँ? अशोक चौधरी हैं और विजय चौधरी। विजय चौधरी देखिए मैसेंजर हैं। अच्छा। अशोक चौधरी मूड को भांपते हैं, ठीक है ना। तो 2020 में आरसीपी सिंह थे, 2015 में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर थे, नीतीश कुमार स्वयं सक्षम थे, नीतीश कुमार सभी समीकरण को समझते थे। लेकिन इस बार बड़ा संकट पैदा होगा। वैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो कई दावेदार हैं या हारे हुए उम्मीदवार हैं 2020 के, उनसे नीतीश कुमार मिल रहे थे। लेकिन जब मिल रहे लोगों से, जिन लोगों ने मुलाकात कर ली है, यदि वे बाहर आते हैं और उनसे आप मतलब निजी गोपनीयता के आधार पर पूछिए, तो वह भी बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं। अच्छा। वह भी बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं मुलाकात से, ठीक है ना। तो और कई मौकों पर देखा गया कि भाई नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के चयन में उठपटांग फैसले कर लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने जब सदस्यता छोड़ी तो कैसे राजवर्धन झा आजाद को भेज दिया, कैसे भेज दिया, कैसे भेज दिया, बिल्कुल। हाँ। तो अब यह सवाल तो है कि सबसे बड़ा कौन होगा। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या वह तय कर देंगे, बड़ा सवाल है। ललन सिंह जिस पर बिट्टो लगाएंगे, उसका क्या होगा। अशोक चौधरी जिसकी पैरोकारी करेंगे, उसका क्या होगा। विजय चौधरी जिसके पक्ष में होंगे, उसका क्या होगा। और देखिए केवल इतने ही लोग नहीं, विजेंद्र चौधरी आप देख लीजिए, कोसी में, कोसी और सीमांचल में वो तय करते रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी चर्चा भी जरूरी है। और देखिए जो बाकी लोग जैसे उपेंद्र कुशवाहा, संजय गांधी और ललन सराफ तो उन्हें हम तो डाक खाना मानते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है ना, डाक खाना मानते हैं कि वह बस सूचनाओं के संप्रेषण के माध्यम हैं। और जो हमने शुरुआत में कुछ बात कही थी ना कि नीतीश कुमार इधर के दिनों में कान के भी
कमजोर हो गए, कमजोर हो गए, कान हाँ, के कमजोर। हाँ, हाँ, और यह भी परेशानी है जी, आज किसका भाव बढ़ जाएगा, कल किसका भाव गिर घट जाएगा, जाएगा। परसों किसका घट जाएगा, यह बड़ा चैलेंज जेडीयू के भीतर पैदा हो गया है। तो ये सभी परेशान है। और देखिए जब 4 लोगों की बात, 5 लोगों की बात होती है, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये भी एक दूसरे की जासूसी कराते हैं। अच्छा, एक दूसरे की जासूसी हाँ, कराते हैं, एक दूसरे की जासूसी कराते हैं जी। अब अब ललन, जेडीयू का क्या होगा? हाँ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ? ठीक है ना, हाँ क्या होगा। हाँ। तो और नीतीश कुमार, देखिए जैसे हमने कहा ना कि भाई मनीष वर्मा, ये फैसला हो गया था कि मनीष वर्मा को ही, जो सुनील सिंह की रिक्ति हुई थी उस सीट पर, हाँ उस सीट पर मनीष वर्मा ही जाएंगे। लेकिन मनीष वर्मा को रोकने के लिए हमने देखा कि जितने नीतीश कुमार के करीबी थे वो सब एक हो गए, सबने दम लगा दिया, सबने दम लगा दिया, वहां सबको एक होते देखा। अच्छा, लेकिन अब यदि आप जेडीयू के भीतर बात करेंगे लोगों से, तो कहेगा लोग ये तो संजय झा के आदमी है, ये तो ललन सिंह के आदमी है, ये तो अशोक चौधरी के आदमी है, ये विजय चौधरी के आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है। आप 2020 में यह भी देख रहे थे कि नीतीश कुमार स्वयं लगातार पार्टी ऑफिस जाते थे, हाँ? अचानक से चले जाते थे, हाँ। और घंटे घंटे, ठीक है। देखिए मुझे तो 2020 का विधानसभा चुनाव याद है समरीन जी, जो मीडिया मैनेजमेंट देख रहे थे लोग, किसी एक दिन बातचीत हुई कि नीतीश कुमार अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं जेडीयू के कार्यालय से, उनके भाषण को लाइव करना है। तो माना यह गया था कि 30 से 45 मिनट का भाषण लाइव होना है। लेकिन नीतीश कुमार बिना कागज देखे 1.5 घंटे से अधिक बिना पानी पिए बोल गए थे। 1.5 घंटे बिना पानी पिए, और सारे सरकारी आंकड़े उन्हें कंठस्थ थे। अच्छा। लेकिन क्या आज नीतीश कुमार से इस बात की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब तो सिर्फ इतना ही करते हैं, हम ही ने सब किए हैं जी। 2005 से पहले, हाँ 2005 से पहले क्या था? बिल्कुल। अधिक से अधिक बोलेंगे, अरे इतना बच्चा पैदा करता है लोग जी, इतना बच्चा पैदा करता है लोग जी। तो ये तो बहुत बड़ा संकट है ना। तो जेडीयू के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हम किसके पास जाएं, हम किसके पास जाएं, कहां पैरवी करें। हाँ कहां पैरवी करें। हाँ। अरे आप चले जाइए ना जेडीयू दफ्तर में, कौन उमेश कुशवाहा से मिल रहा है, इसकी जासूसी हो रही है, कौन संजय सराफ से मिल रहा है, इसकी ललन सराफ से मिल रहा है, इसकी जासूसी हो रही है, कौन संजय गांधी से मिल रहा है, इसकी जासूसी हो रही है। जासूसी में ही तो परेशान है, जासूसी में ही तो परेशान है, ठीक है ना जी। तो यह बहुत बड़ा संकट है जेडीयू के भीतर, ठीक है ना, कि सीटें मिल जाएगी, टिकट का फैसला कौन करेगा। आरसीपी सिंह ने 2020 में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए थे। अब देखिए जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी, चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी, उन्हें आपने उम्मीदवार बना दिया था, उन्हें आपने उम्मीदवार बना दिया था भोजपुर में। हाँ। तो और जब नीतीश कुमार स्वयं, हाँ देखिए एक बात तो कही जाती है कि नीतीश कुमार यदि आधे घंटे भी हेल्दी माइंड में, पुराने वाले नीतीश कुमार राजनीति कर दे, तो वह सबको पटकनियां दे सकते हैं, पटकनियां दे सकते हैं। तो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहती है, और यह बड़ा सवाल बिहार के लिए बना हुआ है। तभी यह तय होगा कि जेडीयू और बीजेपी, आरएलएम, हम यह जो एलजेपीआर फिर आपने कह दिया, एलजेपीआर जी इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से जो बातें कही जा रही है कि उसे 21 सीटों पर निपटा देंगे, चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार होंगे, यह बात संभव नहीं है, यह बात संभव नहीं है। देखिए वो कहेंगे ये 21 कैसे हो सकता है, 5 सीटों पर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5 सीटें हमने जीत ली, स्ट्राइक रेट 100% रहा, 6-25 तो यही होता है, 30 तो यही होता है, और फिर हम 30 पर क्यों लड़े। लेकिन वही बात है कि चिराग कह रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, 2025 नहीं, 2030 नहीं। लेकिन एक बात जो बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बारे में कही जाती है कि जो आरजेडी है वह गांव की पार्टी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जी जी जी। बीजेपी जेडीयू जो है वह शहर और आधे शहर की पार्टी है, सेमी अर्बन और अर्बन। हाँ, सेमी अर्बन और अर्बन। और जो एलजेपीआर है वह हाईवे की पार्टी है।
अच्छा, हाईवे की पार्टी है। हाँ ठीक है ना, हाईवे की पार्टी, हाईवे की पार्टी, हाईवे की पार्टी है। हम्म, तो यह संकट तो सबसे पहले तो सीट शेयरिंग है। हम्म, देखिए, चिराग पासवान स्वयं बात कर सकते हैं, हम्म, भाई उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बात कर सकते हैं, हम्म, जीतन राम मांझी भी स्वयं बात कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। जीतन राम मांझी भी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ उम्मीदवार खोज रहे हैं भाई, बस मतलब मुझे तो हैरत हो रही है। जी जी ठीक है जी, ना, हाँ। लेकिन नहीं खोजेंगे तो बाजार कैसे टाइट होगा। लेकिन जेडीयू की ओर से कौन बात करेगा, ये अब तक समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में तो बात आती है कि यही चार लोग हैं ना, कि बात करने के लिए शायद मुझे लगता है कि संजय झा और ललन सिंह अधिकृत किए जाएंगे। विजय चौधरी को भी बैठाया जा सकता है। विजय चौधरी 2020 में भी थे, जब देखिए भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, एक बार तो बात बिगड़ ही गई थी, फिर बात बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन नीतीश कुमार की सेहत यदि और गड़बड़ हुई तो जेडीयू की सेहत और गड़बड़ हो जाएगी, और जीत कर भी भाजपा की हर साजिश का ख्याल जेडीयू को रखना होगा। और भाजपा के भीतर कुछ ना कुछ साजिश तो है। जब यदि बात कहीं से उठती है कि भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर ही देखने और सुनने को मिलती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बू तो आ रही है। षड्यंत्र की बू है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। और नीतीश कुमार बेखबर हैं, अब भी बेखबर हैं। हाँ, बेखबर इसलिए है ना कि वो कभी कभी सुनने में चले जाते हैं, वो कभी कभी सुनने में चले जा रहे हैं, ठीक है ना जी जी, वो कभी कभी सुनने में चले जा रहे हैं। तो यह बड़ा मुश्किल है, यह बड़ा मुश्किल है, और यह बिहार के लिए सही नहीं है, बिहार के लिए सही नहीं है। फिर भी इसके बाद भी हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार के लिए कोई भूल नहीं सकता है। यदि आज भी वो हैप्पी एंडिंग कर ले तो नीतीश कुमार किस रूप में याद किए जाएंगे, बिहार के गांधी के रूप में याद किए जाएंगे। और नीतीश कुमार की सेहत और बिगड़ती चली गई तो फिर लोग क्या क्या कहना शुरू करेंगे, इस बात की कल्पना भी नहीं कोई कर सकता, नहीं कर सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल है ज्ञानेश्वर जी, अगर मान लीजिए कि जीत जाते हैं, सीएम भी बन जाते हैं, नीतीश कुमार हेल्दी रहते हैं, जीत जाते हैं, सीएम भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसे में एक और सवाल है कि कार्यकाल तो पूरा कर पाएंगे ना? ये तो भगवान ही जानता है, उम्र के बारे में तो भगवान जानता है, इसके बारे में तो हम और आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने कहा कि जीत जाते हैं, सीएम भी बन जाते हैं, सीएम भी बन जाते हैं, और आपने कहा हेल्दी भी रहते हैं। यदि वह बिल्कुल हेल्दी रहते हैं तो फिर उन्हें कोई हिला नहीं सकता है, कोई नहीं हिला पाएगा यदि हेल्दी रहते हैं। देखिए राजनीति तो जानते हैं, ठीक है ना, राजनीति तो जानते हैं, लेकिन जब हेल्थ नहीं साथ देगा, आपको याद है ना बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में जब उन्होंने कहा तो महागठबंधन की सरकार थी, बिल्कुल थी, और बीजेपी वालों ने क्या क्या कहना शुरू किया था, रो रहे थे। हाँ, महिला नेत्री तो रोने लगी, रोने लगी थी, निवेदिता। तो जब हेल्थ यदि गड़बड़ होगी और नीतीश कुमार को डिफेम करना होगा तो ये बीजेपी वाले क्या क्या प्लान कराएंगे और क्या क्या कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना। आपको यहीं पर एक कहानी सुना देते हैं 2015 के चुनाव की। 2015 में महागठबंधन था, हाँ बिल्कुल, और नीतीश कुमार, लालू यादव, प्रशांत किशोर, नहीं प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार थे, कांग्रेस, ठीक है जी। प्रशांत किशोर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह को झटका देने आए थे और उन्हें अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी थी। तो प्रशांत किशोर की रणनीति में अखबार बहुत नहीं होते हैं, टेलीविजन बहुत नहीं होता है। तो प्रशांत किशोर की रणनीति में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और होर्डिंग्स बहुत होते हैं। तो 2020 यदि आपको याद है तो लोग, पटना के लोग सुबह जागे थे और पूरे पटना में होर्डिंग लगी हुई थी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और सारी होर्डिंग्स ले ली गई थी। बीजेपी होर्डिंग्स के लिए तरस गई थी, बीजेपी तरस गई थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी को पटना आना था, ठीक है, चुनावी अभियान की शुरुआत करनी, और कोई होर्डिंग फ्री नहीं, है ही नहीं, अवेलेबल नहीं। फिर आपको पता है रेलवे के बड़े पदाधिकारी जो रेलवे के होर्डिंग्स लिए हुए थे, उन्होंने उन कंपनियों के मालिक को चेतावनी दी, अच्छा, ठीक है ना जी,
होर्डिंग खाली करो, हम्म, जेडीयू का सौदा निरस्त करो। हम्म, प्रशांत किशोर को बीजेपी की हर खबर रहती थी, हम्म, तो प्रशांत किशोर को ऐलान के पहले ही यह पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी किस दिन पटना आने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने पटना के तमाम अखबार के जैकेट्स बुक करा लिए थे। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी को पटना आना था, जी जी, और उसी दिन अखबार का जैकेट विज्ञापन, मतलब पहले पन्ने के ऊपर का पहला पन्ना, जो विज्ञापन का पन्ना, हाँ, एडवर्टीजमेंट हाँ, जी, उस पर नीतीश कुमार की उपलब्धियां और भाजपा अच्छा, का सब कुछ खराब, हम्म, यह बताया जाना था। तो यह बात तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती। एक अखबार इतना भयभीत हो, देखिए, तो बुक करा लिया, पैसा भी भेज दिया, अच्छा, पैसा भी भेज दिया। हाँ, अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया और बीजेपी को जैकेट ऐड चाहिए था। एक बड़े अखबार ने हाथ खड़ा कर लिया कि हम नीतीश कुमार का विज्ञापन नहीं छापेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर ने कहा आपने तो पैसा ले रखा है। हाँ, हाँ? अब उनके मालिक पहुंच गए, वो संबंधों का सौदा देने लगे, और उस अखबार ने विज्ञापन नीतीश कुमार का नहीं छापा। सरकार ने कहा विज्ञापन बंद कर देंगे। उस समय धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने उस अखबार के प्रबंधन को बुलाया, अच्छा, कहा कि विज्ञापन बंद करा लीजिए, अगले 2 महीना आपको हम पीएसयू से इतना विज्ञापन दिला देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग से कि आपके सोचना नहीं हाँ, पड़ेगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अखबार तो बिहार में चलाना था। बिल्कुल, बीजेपी सोच रही थी हम जीत जाएंगे, और महागठबंधन सोच रहा था हम जीत जाएंगे। हाँ, मालिक उलझन में, लेकिन एक अखबार ने विज्ञापन नहीं छापा था। तो खौफ पैदा करने की कोशिश भी होती है जी, होते हैं। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए, बात निकली भी और दूर तलक गई भी। तो इसी तरह से लाइव सिटीज आपके लिए बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट लाता रहेगा संडे को हर शाम 7:30 बजे। बिल्कुल इसी तरह से तफसील से हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।